एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की नई सरकार के पहले ही फैसले की, जिसको लेकर घमासान शुरू हो गया है। साथ ही बात करेंगे 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी की, और इसके अलावा जानेंगे कि बिहार में शिक्षकों को लेकर किस नए फरमान पर घमासान छिड़ा हुआ है। साथ ही मथुरा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े आदेश की भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो पहला फरमान सामने आया है, मोहन यादव की कैबिनेट से जो फैसला निकल करके सामने आया, उसके बाद अब घमासान शुरू हो गया है। नई सरकार के फैसले पर वार पलटवार लगातार जारी है। लाउड स्पीकर पर बैन के फैसले का विरोध किया जा रहा है। उज्जैन में फैसले को लेकर लोगों का गुस्सा दिखाई दिया, और खुले में मांस मछली बेचने पर रोक लगाई गई है। लाउड स्पीकर्स को हटाने का जो फैसला है, उसके बाद अब इसको लेकर गुस्सा उज्जैन में कहा जा रहा है कि लोग इसको लेकर नाराज हैं। ये सोची समझी साजिश है। हमें ऐसा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितनी जोर जोर से डीजे बजते हैं, उससे ध्वनि प्रदर्शन नहीं होता है क्या? सही फैसला भी ये सबके एक में किया उन्होंने, सबके लिए किया है, किसी एक के लिए नहीं किया उन्होंने। प्रॉपर उन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं किया है, सभी के लिए कहा उन्होंने। नहीं, लगे रहना चाहिए। भले उसके लाउड स्पीकर जो कानून के अनुसार आवाज़ कम करने की समस्या है तो वो करना चाहिए। ऐलान नहीं किया कि लाउड स्पीकर हट जाएंगे, लाउड स्पीकर की आवाज़ कम रहेगी, लाउड स्पीकर तो अपनी जगह रहेंगे। महाकाल मंदिर, विश्व का मानव मंदिर, ये तो बिल्कुल हिंदू धर्म का वो है, प्रतीक है। यहाँ स्पीकर की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो है महाकाल उज्जैन, इसी से पहचान है उज्जैन में, तो यहाँ तो स्पीकर हटना ही नहीं चाहिए। तो आम लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, कुछ इसके समर्थन में है, कुछ इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोहन का फरमान मचा घमासान फैसला है क्या? देखिए, खुले में मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। खुले में मछली भी नहीं बिकेगी, इस पर भी बैन है। सार्वजनिक जगहों में तेज लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, ये सरकार का फैसला है। अंडे की बिक्री भी खुले में नहीं की जाएगी। धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर की आवाज कम करनी होगी, धीमी करनी होगी, और पालन ना होने पर बड़ा जुर्माना लगाने की सरकार की तैयारी है। ये कहा जा रहा है कि अगर फैसला नहीं माना तो फिर एक्शन होगा, बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। ब्रजेश राजपूत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, वहां पर आम लोगों से भी आपने बातचीत की है, किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं सरकार के फैसले को लेकर, और सियासत तो इसको लेकर हो ही रही है। निश्चित ही सर, रिएक्शन दोनों तरफ से है। लोगों का मानना है, कुछ लोग मान रहे हैं अच्छा फैसला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और कुछ लोगों का मानना है कि सख्ती बहुत ज़रूरी है क्योंकि शोर और पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। मगर इस फैसले को उस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पहले फैसले में ही बता दिया कि वो चाहते क्या हैं। दरअसल ये जो आदेश हैं, ये बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किया था उसी को आगे बढ़ाया है। और इस बारे में जब सरकार ने फैसला लेना चाहा तो उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों से बात की, फिर ये फैसला निकाला। तो ऐसा लग रहा है कि मोहन यादव अपनी छवि जो बनाना चाह रहे हैं, एक हिंदुत्ववादी नेता की बनाना चाह रहे हैं, और साथ ही एक सख्त प्रशासक की बनाना चाह रहे हैं जैसे योगी हैं। मगर इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि बहुत ऐसे पहली कैबिनेट में ऐसे विवादित फैसले लेके बताना क्या चाह रहे हैं मोहन यादव। कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा में कहा कि ये सारे फैसले विवाद पैदा करने वाले हैं, बजाय विवाद के सौहार्द वाले फैसले लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर ऐसा लग रहा है कि मोहन यादव का एजेंडा साफ है। उन्होंने एकदम जो सनातन वाले को पुश करने वाले एजेंडे हैं उसको उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। और वो सोच रहे हैं, पार्टी भी सोच रही है कि इन फैसलों से उसको आने वाले ठीक है, विपक्ष ये कह रहा है कि आप बता रहे हैं प्रदेश की विपक्ष ये कह रहा है कि विवाद के फैसले नहीं बल्कि विकास के फैसले लिए जाएं, और सुपर एक्टिव तो दिखाई दे रहे हैं मोहन यादव। आप रहे हैं हमारे साथ, शशांक भी हमारे साथ जुड़े हुए, अभिषेक भी है और आशीष भी हमारे साथ हैं। अब दूसरी खबर की बात करें। राज्यों के चुनाव के बाद 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी मीटिंग होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये मीटिंग होगी। ये बड़ी खबर, बैठक को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के प्रभारी की घोषणाएं इसमें हो सकती है, कहा यह जा रहा है। बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारियां भी बांटी जा सकती हैं इस मीटिंग में। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज पांडे, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज, ये जो 24 को लेकर बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है बीजेपी की, पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर हमने देखा किस तरीके से पूरी रणनीति बनाई गई और उसके हिसाब से आगे बढ़ के सफलता मिली। अब 24 का किला सामने है, और इसलिए ये 22-23 तारीख को जो बैठक होने वाली है वो कितनी इंपॉर्टेंट है?
देखिए, महज 2 महीने बाकी रह गए हैं नोटिफिकेशन लगने में। माना जा रहा है कि 2 महीने बाद कभी भी नोटिफिकेशन लग सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अब 5 राज्यों के चुनाव ओवर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा टारगेट लोकसभा चुनाव में। इसीलिए आप देखिए 22 और 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री रहेंगे, प्रदेश के प्रभारी रहेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहेंगे, और उन पदाधिकारियों के बीच में एक महामंथन होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है, क्या तैयारियां होनी है, राज्यों की क्या भूमिका होगी, पदाधिकारियों की क्या भूमिका होगी। और यही नहीं, हमारी जानकारी ये भी है कि इस बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी, कई राज्यों के प्रदेश प्रभारियों की नई सूची आ सकती है, यानी कई राज्यों में प्रदेश प्रभारी नए बनेंगे और कई राज्यों के प्रदेश प्रभारी इंटरचेंज होंगे, यानी कि दूसरे राज्यों का चार्ज दिया जा सके। यही नहीं, जानकारी हमारी ये भी है कि पदाधिकारियों की जो बैठक होगी उसको कंक्लूड करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी इस बैठक को कर सकते हैं, और बैठक में संबोधित कर लोकसभा चुनाव का महामंत्र देंगे। आपको याद हो कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव था और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रामलीला मैदान में एक राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक बुलाई गई थी। उस कार्य परिषद की बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉर्मल लॉन्चिंग हुई थी, और उस लॉन्चिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं में एक मूल मंत्र दिया था कि आप लड़ेंगे, आप बूथ जीतेंगे, तभी हम लोग देश जीतेंगे। हर चुनाव से पहले देते हैं नीरज, और ये तो सामने 24 के आम चुनाव है, और इसमें भी यही होगा कि जीत का मंत्र पीएम मोदी आप ये कह रहे हैं कि दे सकते हैं, वहां पर उनकी उपस्थिति हो सकती है। अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जो मीटिंग होने वाली है उसमें बड़ी जिम्मेदारियां भी नेताओं को मिल सकती हैं, पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं, ये जानकारी नीरज दे रहे हैं, और साथ ही जो लक्ष्य है 2024 को लेकर, उस लक्ष्य को कैसे भेदना है, इसी को लेकर ये मंथन। बिल्कुल इसको लेकर के मंथन है। और एक बात आप और समझ लीजिए कि बीजेपी ये जो ये अभी 3 जो हिंदी भाषी राज्यों में जो उसको जीत मिली है, इसके बाद से ही वो लोकसभा के मोड में पूरी तरह से आ चुकी है, और कुछ बातें बहुत ही क्लियर हैं। वो क्लियर ये है कि एक तो हिंदुत्व का मुद्दा है, वहां पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। आप देखिए, जो इस समय पहला फैसला जो भी आप जिक्र कर रही थी डॉक्टर मोहन यादव का, उनका फैसला हो, या जो भजन लाल शर्मा राजस्थान के वो जो वहां पर फैसले ले रहे हैं, ये या छत्तीसगढ़ में जो पहली कैबिनेट पे आप ध्यान दीजिएगा, पहली कैबिनेट के जो फैसले हैं वो इसी बात को मजबूत कर रहे हैं कि हिंदुत्व का कोर एजेंडा। दूसरी बात, जो अभी मथुरा का एक जो आदेश हुआ है कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का, 2024 में अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये सारी चीजें, और साथ में सोशल इंजीनियरिंग, जो ये 3 राज्यों में जिस तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई है, ये उस सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग है। और पसमानदा, एक बात और ऐड करूंगा, जो पसमानदा का मसला बीजेपी ने शुरू किया था वो अब हाशिए पर चला गया है। सबसे अहम बात है हिंदुत्व प्लस सोशल इंजीनियरिंग, और इन्हीं 2 आधारों पर बीजेपी फॉर्मली 2024 के लिए अपना व्यू रचना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। एजेंडा तय किया जा रहा है 2024 के मद्देनजर। आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, देखिए, बीजेपी राज्यों में जीत के बाद अपनी तैयारी में जुट गई है, वो तैयारी दिखाई भी दे रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन और खासकर अगर बात कांग्रेस की करें तो उनकी रणनीति कब तक सामने आएगी, कब तक तैयार होगी, क्योंकि लड़ाई तो सीधे बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में ही। देखिए, सिवियर बीटिंग अभी सहना पड़ा ये 3 हिंदी भाषी राज्यों जिनका जिक्र अभिषेक कर रहे थे, तो टोटली ब्रूज्ड है कांग्रेस। और आप इंडिया गठबंधन की बात कर रही हैं, 21 और 22 तारीख को बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है। उससे 2 रोज पहले 19 तारीख को इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक बुलाई गई है सभी पार्टनर्स की, दिल्ली के अशोका होटल में। और जो हमें सोर्सेज ने जानकारी दी है दीपा, उसके मुताबिक इसमें सभी बड़े नेता शामिल होंगे। जो आशंका थी कि हो सकता है कि कुछ बड़ी पार्टियां बॉयकॉट कर दें, अभी तक कम से कम ये क्लेम किया जा रहा है कि सभी दल इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस भी बहुत जल्द संगठन में बड़े बड़े बदलाव करने वाली है। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मुझे लगता है राहुल गांधी के अप्रत्यक्ष नेतृत्व में और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रत्यक्ष नेतृत्व में 2024 एक ऐसा क्रूशियल लड़ाई होने वाली है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाएगी, कोशिश करेगी कि किसी तरह से अपने। बिल्कुल ठीक है आशीष, और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। अभी 5 राज्यों के चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद अब नई रणनीति अपनानी होगी 2024 के आम चुनाव को लेकर। इसी बीच एक बड़ी खबर है, आप सभी का शुक्रिया, सूत्रों से महाराष्ट्र बीजेपी से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष का बहुत बड़ा बयान, बावनकुले बोले 55 दिन में आचार संहिता संभव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नागपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर का बयान, सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि 55 दिन में आचार संहिता संभव है। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष का ये बहुत बड़ा बयान है।
अब आइए आगे बढ़े। बिहार से बड़ी खबर है। बिहार में शिक्षकों के नए फरमान पर घमासान यहां पर भी मचा हुआ है। स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में घर का फरमान जो है, उसके बाद घमासान बिहार में। शिक्षकों को आदेश नहीं मानने पर वेतन रुकेगा, ये सीधे सीधे कह दिया गया है। शिक्षा विभाग के आदेश पर विवाद यहां पर शुरू हो गया है। जो शिक्षा विभाग का आदेश है उसको लेकर अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल पड़ा है और विवाद शुरू हो गया है। शशांक हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशांक, ये पूरा फरमान है क्या और इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक नए आदेश जारी करवा रहे हैं, लेकिन इससे विवाद हो रहा है। दरअसल रोज़ सरकारी स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है, उसमें ये देखा गया है कि कई शिक्षक काफ़ी देरी से सुबह में पहुंचते हैं और समय से पहले ही घर की ओर निकल जाते हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षा विभाग ने बताया है कि जो शिक्षकों का घर है वो स्कूल से काफ़ी दूर है। इसलिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं अपने स्कूल के प्रखंड मुख्यालय या विद्यालय के 15 किलोमीटर के दायरे में ही अपना आवास रखें, ताकि ये समस्या खत्म हो। और ये भी कहा गया है कि 31 जनवरी तक आप शपथ पत्र दीजिए कि आपने यह व्यवस्था कर ली है, नहीं तो फरवरी से वेतन रोक दिया जाएगा। लेकिन कई शिक्षक है क्या, कितना अटपटा ये आदेश है, ये कैसे पॉसिबल होगा? शिक्षक इसको किस तरीके से ले रहा है? बिल्कुल, शिक्षक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, चाहे जो शिक्षक नेता हों वो भी। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों का अपना घर है, सरकार को ये देखना चाहिए कि हम लोग समय पर आएँ। अगर हम लोग 15 किलोमीटर के दायरे में घर लेकर रहते हैं तो सरकार क्या इसका किराया देगी? शिक्षक विरोध कर रहे हैं, ज़्यादातर शिक्षक विरोध कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हम लोगों को जानबूझकर बार बार परेशान किया जा रहा है। कुछ समय पहले आदेश जारी हुआ था कि इनको मीडिया से बात नहीं करनी है, शिक्षक संघ से नहीं जुड़ना है। अब एक और ये आदेश जारी हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है। अब एक नया जो आदेश जारी हुआ है उसको लेकर विवाद वहां पर शुरू हो गया है। शिक्षक इसको लेकर नाराज है, आप ही बता रहे हैं। आप रहे हमारे साथ। मथुरा से बड़ी खबर आज की क्या रही वो आपको बता दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है। ज्ञानवापी की तर्ज पर अब आप ये समझिए कि शाही ईदगाह का सर्वेक्षण होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी से सर्वेक्षण करेंगे। 18 दिसंबर को कहा यह जा रहा है कि सर्वेक्षण की जो तारीख है वो सामने आएगी। 18 दिसंबर को फिर से इस मामले की सुनवाई और फिर अगली तारीख सामने आएगी। किस तरीके से पूरा सर्वे होना है, सर्वेक्षण किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर की। ज्ञानवापी की तर्ज पर अब शाही ईदगाह का भी सर्वे किया जाएगा, सर्वेक्षण होगा। एडवोकेट कमिश्नर इस पूरे मामले में आगे बढ़ेंगे, सर्वे करते हुए वीडियोग्राफी से सर्वेक्षण वो करेंगे, ये जानकारी है। अब 18 दिसंबर की तारीख जब सर्वेक्षण की तारीख सामने आएगी। जी, कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। तो ये बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, ये हिंदू पक्ष के हक में फैसला है, याचिका मंजूर कर ली गई है। अब ज्ञानवापी की तर्ज पर यहाँ पर शाही ईदगाह में भी सर्वेक्षण होगा, ये आगे की राह आसान होती हुई। देखिए, ये जो भी ये फैसला हुआ है, हालांकि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है, लेकिन फिलहाल अभी जो गतिविधि चल रही है यहाँ पर एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, बाकायदा वहाँ पर वीडियोग्राफी होगी। और इसके पहले आपने जिक्र किया, जो वाराणसी का आपने जिक्र किया, सबसे अहम बात यहाँ पर ये देखिए कि ये सब चीज़ें ये रिलेवेंट इसलिए है, ये उस समय में हो रही है जब लोकसभा चुनाव अपने दहलीज पर। और आप सोचिए, भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो स्थापना है उसमें वो कहते हैं कि काशी, अयोध्या और मथुरा, इन तीन की बात करते हैं। और अयोध्या में राम मंदिर बनकर के इस जनवरी में तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा है, और साथ में मथुरा और बनारस में साइमल्टेनियसली चीजें चल रही हैं। और वो तब हो रही है जब 2024 सामने है। तो इस जो कुछ डेवलपमेंट है, इसके जो कानूनी पहलू वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसके जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन है, जो राजनीतिक पक्ष है, वो इसका बहुत ही ज्यादा रोचक हो जा रहा है। अब नीरज से एक सवाल मेरा ये है। नीरज, अब क्या 2024 का चुनाव भी सामने है, बीजेपी को ऐसे में ये एक नया मुद्दा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है चुनाव से पहले?
निश्चित रूप में ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को शूट करते हैं, चाहे आप वो मथुरा का मुद्दा हो, चाहे आप काशी का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा भी देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लंबे समय से अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदानों में भी जाती रही और दूसरा भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा आरोप भी लगते रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएगा का नारा दे रहे हैं लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब जो है मंदिर बनने भी जा रहा है, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में काशी और अयोध्या, काशी और मथुरा, इन दोनों की चर्चा होना लाजमी है। और जिस तरह से बीजेपी के एजेंडे में तो हमेशा से ये मुद्दा रहा भी है। अब इसको किस तरीके से कैश करती है बीजेपी, इस पर लगातार नजर होगी क्योंकि सामने अब चुनाव बहुत नजदीक है। शुक्रिया नीरज आपका भी, और अभिषेक आपका भी, और आशीष आपका भी, शशांक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी शुक्रिया। तमाम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब आइए आपको दिखाते हैं अभिनेता शाहरुख खान की तस्वीरें जो शिरडी के साईं बाबा के दर पर पहुंचे। ये देखिए आप, शाहरुख अपनी बेटी सुहाना के साथ साईं दरबार में पहुंचे और शाहरुख खान की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। सुहाना के फिल्म द आर्टिस्ट भी हाल में नेटफ्लिक्स में आई है और आशीर्वाद लेने के लिए दोनों किस तरीके से शिरडी पहुंचे साईं बाबा के दर पर, ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।